अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा हम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। तो आज चैप्टर नंबर 1 से हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में लिटिल बिट नॉलेज जो है वो दिया था कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। तो हम बगैर किसी तमहीद बातें जो है वो लेक्चर की तरफ चलते हैं। मीट्री में मैंने आपको बताया था कि हम टेक्निक्स की बात करते हैं और मीटर की जब हम बात करते हैं तो हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में क्या है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है? इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन मैस ओवर चार्ज रेशो। क्या चीज़ हमें बता रही है? मैस ओवर चार्ज रेशो के बारे में हमें बता रही है फर्स्ट, एंड सेकेंड ही हमें किस चीज़ के बारे में बताएगी? रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है बेटा, ये हमें दो चीज़ों के बारे में बताती है, मैस ओवर चार्ज रेशो ऑफ एन आइसोटोप एज वेल एज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप। तो हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस किया था कि हर आइसोटोप जो होता है उसकी अपनी अपनी रिलेटिव अबंडेंस होती है और उसके अलावा उसका अपना मैस ओवर चार्ज रेशो होता है। हम जो यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो हमने यूज करनी है नियॉन की। अब नियॉन क्या है? ये एक नोबल गैस है, आप सब लोग फेमिलियर है इससे, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो नियॉन का आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है, नियॉन 10। लेकिन अगर हम मैस नंबर की बेस पे देखें तो हमारे पास नियॉन के 3 आइसोटॉप्स बनते हैं, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। क्लियर? इनकी मैस ओवर चार्ज रेशो के बारे में हमने फाइंड करना है आज और इनकी रिलेटिव अबंडेंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन में दोबारा दोहरा देता हूं, इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन मैस ओवर चार्ज रेशो एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। और यही सेम डेफिनेशन रहेगी, टेक्निक की जगह हम क्या लिख देंगे? इंस्ट्रूमेंट लिख देंगे। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है? मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन है। अच्छा, उसके बाद आ जाए आपकी बुक में 2 टाइप्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिस्कस किए गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज ऑस्टन्स, पहला है ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर, एंड द सेकंड वन इज डैम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इसके लिए बुक में डैम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की टर्म इस्तेमाल की गई है, लेकिन ये अंडरस्टूड है जब हम मीट्री की बात करेंगे या कोई टेक्निक की बात करेंगे तो उसका इंस्ट्रूमेंट मीटर में आएगा। ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम सैंपल जो है वो वेपर्स की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, सैंपल हमारे पास वेपर्स की फॉर्म में होगा, जबकि डैम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो हमारे पास सैंपल है वो सॉलिड की फॉर्म में होगा। ये डिफरेंस है, वेरी बेसिक डिफरेंस, इसमें कोई मुश्किल या छंबे की बात नहीं है। ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर होता है जो बेसिकली किसको यूज कर रहा होता है? वेपर फेज को यूज कर रहा है। इसमें हम सॉलिड या लिक्विड फेज यूज नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग वेपर फेज। इसी तरह से जो हमारे पास डैम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें हम डायरेक्टली का यूज करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड सैंपल को यूज करते हैं। क्लियर? ये होगी टाइप्स की बात। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये यहाँ पे जो मैंने डिटेल में डायग्राम बनाई है और प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर ये तकरीबन 1 या 2 कमरों जितनी बड़ी मशीन होती है। इसके एक एक पार्ट जो है फोटोस्टेट मशीन से भी बड़े होते हैं। तो ये इसके डिफरेंट चैम्बर्स हैं, पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास वेपराइजेशन चैम्बर, तो नाम से ही जाहिर है हम इसमें क्या कर रहे हैं? वेपराइजिंग कर रहे हैं। कोई भी अगर हमारे पास गैस के फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस है तो वो ऑलरेडी वेपर्स की फॉर्म में है, उसके लिए हमें वेपराइजेशन चैम्बर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास सॉलिड है या लिक्विड है तो हम उसे क्या कहेंगे? वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आप यहां भी आ जाए, मैं साथ साथ ही आपको डायग्राम से रिलेट करके दिखाता जाऊंगा। सबसे पहला हमारा चैम्बर है वेपराइजेशन चैम्बर। तो इसमें हमने क्या किया? वो हीटिंग कॉइल्स लगाई हुई है, ये स्प्रिंग की फॉर्म में आपको नजर आ रही हैं हीटिंग कॉइल्स। यानी आपने अपने घरों में सर्दियों में हीटर तो जलाया होगा। हीटर क्या है? उसके अंदर कॉइल्स लगी होती हैं स्प्रिंग की फॉर्म में। जब आप उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो हीट अप हो जाती है, जिससे आपको क्या महसूस होती है? हीट महसूस होती है और सर्दी का एहसास कम हो जाता है। इसी तरह हम यहाँ वेपराइजेशन चैम्बर में यही कॉइल्स यूज कर रहे हैं। जब आप इसे इलेक्ट्रिक करंट देंगे बैटरी के जरिए से या इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से, तो ये किसी भी सैंपल को जो सॉलिड या लिक्विड हो उसे किस फेज में चेंज कर देगी? वेपर फेज में। तो ये हमारे पास क्या है? वेपराइजेशन चैम्बर। सेकंड नंबर पे हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर है।
सेकंड चैम्बर को हमने क्या नाम दिया? आयोनाइजेशन चैम्बर। तो आयोनाइजेशन चैम्बर नाम से जाहिर है हम इसमें क्या कर रहे हैं? आयोनाइजेशन कर रहे हैं। तो व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन? स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयंस में कन्वर्ट करना। कौन सी आयंस? पॉजिटिव आयंस। यानी कोई भी अगर आपके पास सैंपल है उस पे इलेक्ट्रॉन हिट करके आप उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? पॉजिटिव चार्ज में। ये एक इलेक्ट्रॉन जो आपने हिट किया है और एक इलेक्ट्रॉन जो इसका अपना निकला है, तो टोटल हमारे पास क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप बाईसाइकिल पे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो स्पीड में, पीछे से कोई बाइक पे आता है और फास्ट स्पीड में आके बहुत ही ज्यादा स्पीड में और आपको हिट करता है, तो क्या होगा? ना सिर्फ वो खुद कलाबाजियां खाते हुए गिरेगा बल्कि आपको भी अपनी बाइक से जो है वो गिरा देगा और आप भी लुढ़कते हुए कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, यही एग्जांपल है फास्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की। जब फास्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स पे आके हिट करते हैं तो ना सिर्फ खुद वहां से निकल जाते हैं बल्कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी वहां से निकाल देते हैं। तो यही फिनोमिना हमने यूज करना है आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर, जो हमारा सेकंड चैम्बर है आयोनाइजेशन चैम्बर। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सैंपल था वो इनलेट हुआ जब आयोनाइजेशन चैम्बर में, तो हमने उसे क्या कर दिया? आयोनाइज कर दिया। अच्छा इस चैम्बर में जो हम यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन गन यूज कर रहे हैं टंगस्टन की। टंगस्टन का बल्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो क्या यूज करेगा? क्या प्रोड्यूस करेगा? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। उनकी एनर्जी कितनी है? 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उनकी एनर्जी हमारे पास कितनी है? 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आयोनाइजेशन के लिए तो हम जस्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर रहे हैं, तो बाकी की 60 कहां गई? जस्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज यूजिंग इन आयोनाइजिंग द सैंपल। सैंपल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप जस्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर रहे हैं, तो बाकी का 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां जा रहा है? देखिए इसको अगर मैं आयोनाइज कर रहा हूं तो इसको मैंने, हमारा बेसिक मकसद क्या है? हमने क्या करना है? आइसोटॉप्स बनाने। तो बाकी की जो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी वो सैंपल को या जो भी हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं उसके आइसोटॉप्स बनाने में इस्तेमाल हो जाएगी। देखिए पहले हमारे पास एक ही सैंपल था लेकिन हमने क्या किया? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के जरिए से आयोनाइज किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उसके बाद 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जरिए से हमने इसको ब्रेक डाउन करके इसके तमाम पॉसिबल आइसोटॉप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे पहले हमारे पास एक था, अब हमारे पास कितने? 3 है। 3 आइसोटॉप्स के अंदर ये कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आयोनाइजेशन चैम्बर में ही आयोनाइजेशन भी होगी एज वेल एज फ्रेगमेंटेशन, यानी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर आपने कन्वर्ट कर देना है। तो टोटल हमारे पास हुई 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 फॉर आयोनाइजेशन एंड 60 फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब चूंकि आपको पता है कि इनके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये नेक्स्ट चैम्बर में जब दाखिल होंगे, नेक्स्ट चैम्बर का नाम है आयन एक्सेलरेटर चैम्बर। आयन एक्सेलरेटर, आयन की स्पीड बढ़ाने वाला चैम्बर। तो स्पीड कैसे बढ़ाएंगे? हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसा लिया है? कांस्टेंट नहीं है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, यानी आहिस्ता आहिस्ता इसकी पावर में इजाफा हो रहा है। हमने 500 वोल्ट से स्टार्ट किया है और 2000 वोल्ट तक ले गए हैं। पहले 500 वोल्ट, देन 1000 वोल्ट, देन 1500 वोल्ट, देन 2000 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ग्रेजुअली हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये आयन की स्पीड को किस तरह से बढ़ाएगा? अब ये क्वेश्चन है। तो इस चैम्बर के अंदर देखें, मैंने हत्तल मकदूर यहाँ पे कोशिश की है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। जैसे ही ये पॉजिटिव आयन इस चैम्बर में दाखिल होंगे तो पहले जो हमारे पास प्लेट्स लगी हुई हैं, ये प्लेट आपको नजर आ रही होंगी, ये एक एक ही प्लेट मैंने यहाँ पे लगाई है, इनके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। इनको हमने कौन सा चार्ज दिया है? पॉजिटिव चार्ज। हम अपनी मर्जी से बैटरी के टर्मिनल्स को चार्ज दे सकते हैं, जिसको हम पॉजिटिव तार से टच करेंगे वो पॉजिटिव, जिसको नेगेटिव से टच करेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने पहली प्लेट को क्या चार्ज दिया? पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के करीब आएगा तो रिपल्शन होगी और ये आगे की तरफ मूव करेगा। आगे हमने क्या लगाया? 2 नेगेटिव प्लेट्स लगाएंगे, 2 नेगेटिव प्लेट्स, यानी पहले की निस्बत हमारे पास जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो गया है। 2 नेगेटिव प्लेट्स हमने लगा दी।
अब ये नेगेटिव प्लेट्स पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेंगी, लेकिन कंप्लीटली नहीं खींच पाएंगी, क्योंकि आगे जो हमारे पास वोल्टेज है वो इन पीछे वाली प्लेट से भी ज्यादा है। आगे मैंने 3 नेगेटिव आयंस लगा दिए, ठीक है, 3 नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, वो पीछे वाले से भी ज्यादा फोर्स के साथ खींचेंगे और उस वक्त तक खींचते रहेंगे जब तक हमारे पास आयंस या आइसोटॉप्स हैं वो यहां तक नहीं पहुंच जाते, यहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसमें हमने जो प्लेट्स लगानी है पहले वे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके बाद जितनी प्लेट्स होती हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उसके बाद जो आपके पास प्लेट्स हैं वो इन्हें क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगी और आहिस्ता आहिस्ता ये पावर भी बढ़ती जाती है, तो तेजी के साथ आयंस जो है वो यहां से अगले चैम्बर की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पे आयंस को आगे आपके पास नेक्स्ट चैम्बर में मिलेगा मैग्नेट। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि अगर शॉर्टेज हो, आपने अक्सर सुना होगा कि ट्रांसफार्मर में जब सर्किट शॉर्ट होते हैं तो वो बहुत सारी चीजों को जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। अक्सर आपने तार के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं इनके ऊपर परिंदों को लटके हुए देखा होगा, ये कैसे लटक जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से भी ज्यादा आयंस को अपनी तरफ खींचता है। क्लियर? अब जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मौजूद था और आगे हमने क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों तरफ हमारे पास मैग्नेट्स मौजूद हैं, तो ये क्या करेगा, आयंस को, जो आइसोटॉप्स हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किए थे, पॉजिटिव चार्ज आइसोटॉप्स, उनको अपनी तरफ खींचेगा। हमारे पास थे 3 आइसोटॉप्स, कौन कौन से, ये मैंने आपको पहले बताया, नियोन 20, नियोन 21 एंड 22, 3 आइसोटॉप्स हैं हमारे पास और तीनों यहाँ पे आ गए। मैंने साइज जो है वो आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक स्मॉलर डॉट है 20, इंटरमीडिएट 21 और जो लार्जेस्ट है वो 22 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप मुझे ये बताएं, आपने अक्सर एक फिनोमिना किया होगा घर में, आपने खेल खेल में भी ये काम किया होगा कि ये देखें, ये बुक है, इसके ऊपर मैंने एक मैग्नेट रखा और इसके नीचे एक मैग्नेट रखा और नीचे वाले मैग्नेट को मैंने घुमाना शुरू किया, तो आप सब जानते हैं कि ऊपर वाला मैग्नेट भी एज इट इज मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? कौन सी चीज इसे मूव करने पे मजबूर कर रही है? तो उस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। यानी नीचे वाला मैग्नेट ऊपर वाले मैग्नेट को अपनी फोर्स के जरिए से क्या करता है, घुमाना शुरू कर देता है। तो बेटा एक मैग्नेट जब एक दूसरे मैग्नेट को घुमा सकता है तो वही मैग्नेट आयंस को क्यों नहीं घुमा सकता? बात समझ में आ गई? आई एम ट्राइंग टू सेइंग दैट जब आयंस इस चैम्बर में दाखिल होंगे तो वो अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी डोरी या रस्सी के साथ कोई पत्थर बांधे और उसको घुमाना शुरू कर दें, तो वो जैसे ही घूमेगा आपके पास एक सर्कल बन जाएगा। उस सर्कल में क्या है, रेडियस है। हर सर्कल का ये क्या होता है, रेडियस होता है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, एक मैंने बिल्कुल छोटा स्टोन पीस लिया है, पत्थर का टुकड़ा, और एक बहुत बड़ा पत्थर है, तो किसको मैं इजीली घुमा सकता हूं एक सर्कल में? ऑब्वियसली भाई जिसका वेट स्मॉल है वो ज्यादा सर्कल में घूमेगा, उसका रेडियस भी ज्यादा होगा, और जिसका मैस बहुत ज्यादा है उसको आप मुश्किल से सर्कल में घुमाएंगे, वो घूमेगा तो सही लेकिन उसका सर्कल, उसका रेडियस बहुत स्मॉल होगा। तो यहाँ पे ये मैंने तीनों डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि जिसका साइज बहुत स्मॉल होता है, जैसे नियोन 20 है, उसका रेडियस ज्यादा होगा, जिसका साइज बहुत स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट है उसका रेडियस स्मॉलेस्ट होगा। साइज यानी मैस और रेडियस ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? अच्छा फिर दूसरी एग्जांपल देखें, नीचे डिटेक्टर लगा हुआ है जिस पे आके इन आयंस ने हिट करना है। ठीक है, इन आयंस ने नीचे आके डिटेक्टर पे या इलेक्ट्रोमीटर पे जो करंट जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमीटर करंट जनरेट करने वाला डिवाइस, उस पे आके ये हिट करेंगे। अब कौन पहले आएगा? 20 पहले आएगा, 21 पहले आएगा या 22 पहले आएगा? तो इसकी एग्जांपल बड़ी कॉमन सी, आप छत पे जाएं, वहां से जाके आप एक ईंट फेंक दें और एक कागज फेंक दें, पेपर। ठीक है, आप कागज फेंकेंगे साथ में ईंट फेंकेंगे, तो कौन सी चीज पहले नीचे आएगी? ईंट।
ईंट क्यों पहले नीचे आई? क्योंकि उसका मैस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जिस चीज का मैस बहुत ज्यादा होता है वो जमीन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बनाती है, जल्दी नीचे पहुंच जाती है, और जिसका मैस कम होता है वो देर से नीचे पहुंचती है। तो मैस जिसका सबसे ज्यादा होगा 22, वो डिटेक्टर के पास पहले पहुंचेगा, और जिसका मैस सबसे कम है वो बाद में पहुंचेगा। समझ आई? मैंने यहाँ पे आपको दो बातें बताई हैं। कौन कौन सी? दोनों डिफरेंट हैं। एक में मैंने आपको मैस के साथ रेडियस का ताल्लुक बताया कि जिसका मैस ज्यादा होगा उसका रेडियस कम, जिसका मैस कम है उसका रेडियस ज्यादा। दूसरी बात मैंने ये बताई कि जब ये डिटेक्टर की तरफ आएंगे तो जो सबसे ज्यादा हैवी होता है वो जल्दी नीचे पहुंचेगा डिटेक्टर के पास, और जो सबसे लाइट इन वेट है वो सबसे एंड में आएगा। अच्छा, यहां पे हमने डिटेक्टर ने हमें बताना है कि रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। ठीक है, तो कॉमन कंसेप्ट के लिए आप यूं याद रख लें कि जिस तरह हम गिनती गिनते हैं इसी तरह डिटेक्टर भी क्या करेगा, गिनती गिनना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 22 के 8 पार्टिकल्स हैं, 22 के 8 पार्टिकल्स हैं, तो जब ये डिटेक्टर तक पहुंचेगा तो डिटेक्टर गिन लेगा और हमें बताएगा कि ये कितने 8 हैं। उसके बाद 21 की बारी आ गई तो ये 2 हैं। 21 के हमारे पास आइसोटॉप्स कितने? 2। डिटेक्टर हमें रीडिंग शो करेगा 2 की। उसके बाद जब 20 की बारी आएगी तो ये 90 हमें देता है, तो टोटल हमारे पास परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 100%। क्लियर? यानी जो डिटेक्टर है वो एक किस्म का काउंटर भी है। वो क्या कर रहा है? काउंटिंग कर रहा है आइसोटॉप्स की परसेंटेज अबंडेंस की। और ये काउंटिंग क्यों कर रहा है? वो देखें, आयंस की मूवमेंट को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। आयंस मूव करें या फिर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, यहां पे कौन सी चीज मूव कर रही है? आयंस मूव कर रहे हैं। ये देखें ना, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब ये मूव करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? करंट प्रोड्यूस करेंगे। जो आयन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। अब मैंने कहा आपसे कि 20 जो है वो 90% है, 20 वाला आइसोटोप 90% है, तो ये सबसे ज्यादा करंट जनरेट करेगा। और 21 वाला 0.2% है, तो ये सबसे कम करंट को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद 22 है, ये इंटरमीडिएट आएगा, ये 8% करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है। समझ आ गई बेटा? जो आयन जितना ज्यादा होगा, जिसकी रिलेटिव अबंडेंस जितनी ज्यादा होगी, वो डिटेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर पे उतना ही ज्यादा करंट को शो करेगा। समझ आ गई? अब हमें रिलेटिव अबंडेंस पता चल गई, और क्या फाइंड करना था? मैस ओवर चार्ज रेशो। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले पे आते हैं। आगे हम ये छोटी सी डिवाइस बाकी रह गई है। डिटेक्टर के बाद एम्पलीफायर होगा जो सिग्नल को बड़ा करता है। म्यूजिक जब हम सुनते हैं तो वॉइस को बढ़ाने के लिए हम एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो एम्पलीफायर सिग्नल को लार्ज करता है, और उसके बाद यहाँ पे हमने रिकॉर्डर पे इसका ग्राफ देख लेना है। रिकॉर्डर जो है वो कंप्यूटर की एक स्क्रीन होती है। क्लियर? अब आ जाए फॉर्मूले पे। मैस ओवर चार्ज हमने किस तरह से फाइंड करना है? तो बेटा यहां पे कुछ चीजें हैं। H स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। किसने दिया मैग्नेटिक फील्ड? आपने दिया जी। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने खुद से सेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें नॉन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता होगी खुद से। उसके बाद आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताया कि हम 500 से 2000 की तरफ रखते हैं, इतनी वैल्यू। तो ये भी हमें क्या है? नॉन है। उसके बाद है रेडियस ऑफ सर्कुलेटिंग आयंस। तो रेडियस हमें डिवाइस बताएगी। यहां पे मैंने डिस्कस किया कि रेडियस हमें इंस्ट्रूमेंट ने बताना है कि रेडियस कितना है। रेडियस हमारे पास जो लार्जेस्ट आयंस होंगे, जिनका मैस ज्यादा है, उनका रेडियस स्मॉल होगा, और जिनका मैस कम है उनका रेडियस जो है वो लार्ज होगा। क्लियर? मैस ओवर चार्ज का फार्मूला हमारे पास h²r²/2a, यानी मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, h²r²/2a। इस फॉर्मूला या इस इक्वेशन को यूज करके यू विल फाइंड द मैस ओवर चार्ज रेशो। ठीक है? जब आपको मैस ओवर चार्ज रेशो भी मिल गई, रिलेटिव अबंडेंस भी आपने यहां पे फाइंड कर ली, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? मैस ओवर चार्ज रेशो और
रिलेटिव अबंडेंस का ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आप देखिए 20 की हमारे पास परसेंटेज आई है 90.9%, 21 की 0.23%, 22 की 8.8%। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल ग्राफ है जो किस चीज को शो कर रहा है, रिलेटिव अबंडेंस एज वेल एज मास ओवर चार्ज रेशो। तो आ जाए वापस डेफिनेशन की तरफ। हमने यही नहीं कहा था कि ये हमें दो चीजों के बारे में बताएगा, मास ओवर चार्ज रेशो एज वेल एज रिलेटिव अबंडेंस। तो हमें दोनों चीजें मिल गई, रिलेटिव अबंडेंस भी और मास ओवर चार्ज रेशो भी। तो बेटा मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए से हमारे पास जो ग्राफ आता है उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे पास ग्राफ जिसमें हमने रिलेटिव अबंडेंस को पुट किया हुआ है और मास ओवर चार्ज रेशो को भी पुट किया हुआ है। तो बेटा ये है आज का लेक्चर। इसमें ये डायग्राम आप देख ले, ये मैंने इजी करके बनाई है ताकि आप लोगों को हर पार्ट जो है वो क्लियर नजर आए। इसको देख लें, आप ये भी बना लेंगे तो ये भी ठीक है। अगर आप बुक की डायग्राम इजीली बना सकते हैं तो आप वो भी डायग्राम जो है वो बना सकते हैं, क्लियर। तो इसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे, ये बुक में बहुत लेंथी लिखा हुआ है, आप ये नोट कर लें। आपने यही पॉइंट्स बना के लिखने, डेफिनेशन देंगे, उसके बाद टाइप्स देंगे, देन आप पार्ट्स की बात करेंगे, फिर आप डायग्राम बनाएं और उसके बाद आप इक्वेशन लिखें और एंड में आप जो है वो मास स्पेक्ट्रोग्राफ बना दें। इस तरह से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो आप लोग मुझे इजाजत दें। अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपसे जरूर मिलेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।